अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम सीरीज एनालिसिस। तो टाइम सीरीज एनालिसिस करने के बाद हम एक डिफरेंस भी देखेंगे कि टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, लेकिन उस डिफरेंस से पहले आपको टाइम सीरीज का पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। अब देखिए, टाइम सीरीज की ये दो डेफिनेशंस हैं। उसमें हम पहली डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या कहता है कि टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। वो न्यूमेरिकल डाटा जिसको हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं एट मोर और लेस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, किस तरह का वो रेगुलर इंटरवल हो सकता है। मैं ईच आवर के लिहाज से भी किसी से डाटा इकट्ठा कर सकता हूँ, ईच डे के लिहाज से भी, ईच मंथ, ईच क्वार्टर और ईच ईयर। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा? देखें, अगर मैं आपको ईच आवर के लिहाज से अगर मैं क्या कहूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो देखें, हावरली टेम्परेचर। अगर मैं हावरली टेम्परेचर हमारे पास क्या करूँ, रिकॉर्ड करूँ ऐसा एट आर लोकेलिटी फॉर पीरियड ऑफ ईयर, तो मैं एक साल के लिए हर एक आवर के लिहाज से अगर किसी जगह पर टेम्परेचर को ही देख लूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा एक टाइम सीरीज डाटा हो जाएगा। किसके लिहाज से? अब मेरा इंटरवल क्या था, जो मैंने रेगुलर इंटरवल यूज़ किया वो मेरा क्या आवर का है। तो अगर मैं एक क्या करूँ, वीक के लिहाज से देख लूँ, तो वीक के लिहाज से मैं ऐसे देख सकता हूँ कि वीकली प्राइस ऑफ वीट इन लाहौर, इन कराची, इन पाकिस्तान। जैसे भी आप देख सकते हैं कि आप वीकली आप देखें, आप देख सकते हैं कि एक वीक के लिहाज से हमारे पास लाहौर में क्या प्राइस थी। अब यानी कि फर्स्ट वीक में ये है, एक मंथ हमारे पास जून ही स्टार्ट हुआ है, फिर सेकंड वीक में, फिर थर्ड वीक में। तो अब वीक के लिहाज से भी आपका इंटरवल क्या है, एक रेगुलर इंटरवल आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या, मंथ के लिहाज से अगर हमने देखनी हो तो मंथली टोटल ऑफ पैसेंजर्स कैरिंग बाय रेल। तो कैरेट बाय रेल, इसका मतलब क्या है कि अगर हम रेल के ऊपर सफ़र करते हैं तो वो टोटल पैसेंजर वो हमें बता रहा है कि एक मंथ में हमारे पास कितने जो है वो रेल उन्हें कैरी करती है, कितने पैसेंजर लेकर जाती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, जितने पैसेंजर हमारे पास क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं रेल के थ्रू। तो एक मंथ में वो हमें ये बता सकता है। या हमें वो हमें अब देखें, हमारे घरों में क्या आता है, बिजली का बिल भी तो आता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्टेन टाउन। तो एक एरिया के अंदर, एक टाउन के अंदर एक महीने के अंदर कितनी कंजम्पशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की। फिर हमारे पास एक सेकंड मंथ आएगा, उसके लिहाज से हम दे सकते हैं थर्ड मंथ। ऐसे आप 2-3 साल के लिए उसकी क्या कर सकते हैं, डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब देखें, अब आपको समझ आ रही होगी कि न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड, ऑब्जर्व्ड और रिकॉर्डेड एट मोर और लेस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब आपको इसको समझ लग रही है। अगर हम क्वार्टर और ईयर के लिहाज से भी देखना चाहें तो क्वार्टर के लिहाज से हम ऐसे देख सकते हैं कि सेल्स ऑफ सर्टन फर्टिलाइजर। देखें, अब एक फर्टिलाइजर है, वो एक हमारे पास क्वार्टर हमारे पास एक ईयर है तो 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 3 मंथ का एक क्वार्टर। तो एक फर्टिलाइज़र जो है खेत के लिहाज से अगर हम देखें तो उसे उस वक्त फ़ायदा देगा, या फिर वो अगला सीज़न आएगा तो उसे फ़ायदा नहीं दे रहा होगा। या आप देखें, अगर सॉफ्ट ड्रिंक या अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक को ही देखते हैं या आइसक्रीम को देखते हैं तो वो उसका एक सीज़न होता है। तो क्वार्टरली सेल आप उसकी देख रहे हैं, ठीक है। एक क्वार्टर थ्री मंथ में, एक साल में 3 मंथ में आप देखेंगे, अगले साल में आप देख सकते हैं। इस तरह भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब देखें, इसके अलावा हमारे पास क्या, ईयरली अगर आप देखना चाहें तो क्या हमारे पास एनुअल रेनफॉल एट कराची फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। कि कराची के अंदर हम देख सकते हैं कि एक साल में हमारे पास कितनी रेनफॉल हुई है, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर उससे नेक्स्ट में, ठीक है। ऐसे कुछ 4-5 साल के लिए आप निकाल सकते हैं, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए निकाल सकते हैं। या हम इजी एग्जांपल, एक और इजी एग्जांपल की बात करें ईयर के लिहाज से तो इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब मैं जिस यूनिवर्सिटी की ही बात करूं या मैं कहूं पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो उसमें वो एक साल के लिहाज से देख लेंगे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आए हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट वो देख लेंगे कितने इनरोल हुए हैं, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट देख लेंगे कितने इनरोल हुए हैं। तो इस तरह वो आप वो अपना क्या कर सकते हैं, डाटा जो कलेक्ट करेंगे, देखें वो क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जो डाटा वो कलेक्ट कर रहे हैं मोर और लेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसके लिहाज से जो वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वो जो हमारा डाटा होगा उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारी क्या है, टाइम सीरीज। तो इस लिहाज से भी हमने इसको डेफिनेशन को पूरे प्रॉपर तरीके से समझा। अगर हम इसे देख लें तो एक ये शॉर्ट वर्जन है इसी का ही। तो वो कहता है एनी सेट ऑफ डाटा इन विच ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें हमारे पास डाटा जो है वो टाइम के लिहाज से पड़ा हो, ठीक है। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का तो पता चल गया। अब हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ डाटा इन विच ऑब्जर्वेशन आर अरेंज,
अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होती है, एनी शॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए अगर हमारे पास स्टूडेंट की एनरोलमेंट, रेनफॉल, या हमारे पास सेल्स, या हमारे पास पैसेंजर कैरी करना, या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, या प्राइस ऑफ वीट, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एक ऑब्जर्वेशन ही है हमारे पास। देखें तो ये ऑब्जर्वेशन क्या है, मैंने अभी कहा है कि न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हम न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सेट क्या होता है, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। यानी कि अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन, तीन ऑब्जर्वेशन लूँ, उन्हें मैं इकट्ठा कर दूँ, तो वो मेरे पास क्या एक डाटा सेट के अंदर रख दूंगा, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी एक डाटा सेट हो जाएगा। अब आपको इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी कि एनी सेट ऑफ डाटा इन विच ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जो मैंने डाटा सेट लिया उसके अंदर जो वैल्यूज है मेरे पास पड़ी हुई, वो किस लिहाज से, वो मैंने एक टाइम के लिहाज से उन्हें अरेंज किया है। तो इन दोनों डेफिनेशन से आपको यहाँ पर तो समझ आ गई होगी कि हम, अब यहाँ पर आपको इतना पता चल गया टाइम सीरीज क्या होती है। ठीक है जी, तो टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होगा, तो देखिए अगर हमारे पास एक डाटा सेट पड़ा हुआ है, तो ये देखें अब हमारे पास ये क्या है, मैंने ये क्वार्टरली डाटा लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों, बस मैं बस अब फिलहाल इतना समझ लें कि टाइम सीरीज एनालिसिस है क्या। तो हमारे पास जो हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास अब ऑब्जर्वेशन ही है ना, एक न्यूमेरिकल रिकॉर्ड ही पड़ा हुआ है ऑफ इन्फॉर्मेशन का। तो हमारे पास जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे हम किसके अंदर पड़ी हुई है, टाइम सीरीज के अंदर, क्योंकि हमने टाइम के लिहाज से डाटा लिया है, तो मेरे पास ये क्या है, टाइम सीरीज डाटा है। तो टाइम सीरीज के अंदर जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पड़ी है, ठीक है, उन्हें एनालिसिस करना है। उनकी जो एनालिसिस है उन्हें हम क्या कहेंगे, टाइम सीरीज एनालिसिस कहेंगे। तो ये तो काफ़ी आसान थी बात थी ना, कि वो प्रोसेस जिसमें हम, हमारे पास क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास टाइम सीरीज के अंदर पड़ी होती है उन्हें हम एनालिसिस करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, टाइम सीरीज एनालिसिस कहेंगे। अब देखें, अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो होती है, ऑब्जर्वेशन इन अ टाइम सीरीज, उसे हम डोनेट कैसे करते हैं। अब देखें हमारे पास ये इतनी ऑब्जर्वेशन है, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है मैंने कैसे लिया, मैंने एक क्या किया, डीलर है, तो उस डीलर ने क्या किया, उसने बैग सेल किए हैं फर्टिलाइजर के, तो मैंने उससे उसका डाटा लिया है। अब 2001 में उसने क्या किया है, उसने पहले हमारे पास जो है क्वार्टर में, उसने क्वार्टर यानी कि पहले 3 मंथ में उसने 72 बैग सेल किए हैं, नेक्स्ट में उसने 98 किए हैं, नेक्स्ट में उसने 79 किए हैं, नेक्स्ट में उसने 106 किए हैं। सेम नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने उससे डाटा लिया है, फिर उससे अगले ईयर के लिए, फिर 2004 के लिए। तो ये मेरे पास अब डाटा आ गया है। अब मैं क्या कहता हूँ, ऑब्जर्वेशन इन टाइम सीरीज डोनेटेड बाय y1। अब देखें y, और इसमें जो सब्सक्रिप्ट में 1, फिर y2, फिर एंड सो ऑन y t, यानी कि अगर मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन पड़ी है तो मैंने क्या कह सकता था, y1, y2, y3, y4, ठीक है, फिर y5, फिर y6, ऐसे मैं ऑब्जर्वेशन को डोनेट करा सकता था। अब हमारे पास यूजली मेड एट इक्वल स्पेस्ड पॉइंट ऑफ टाइम, और दे आर एसोसिएटेड विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यानी कि जो ऑब्जर्वेशन हमने ली हैं, जिन्हें हम डोनेट कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं, वो एसोसिएटेड या तो होती हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के, जैसे हमने देख लिया था, हमारे पास आवरली होती हैं, हमारे पास क्वार्टरली होती हैं, मंथली होती हैं, ईयर वाइज होती हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशन। और इसी तरह हम उसने क्या किया, या हमारे पास मेड एट इक्वली स्पेस्ड पॉइंट ऑफ टाइम के, जितनी स्पेस ऑफ जितने टाइम में आपने एक ऑब्जर्वेशन लिया उतनी टाइम में आप दूसरी ऑब्जर्वेशन भी ले रहे हैं। इस तरह हमारे पास ये डाटा पड़ा होता है। अब फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास इन एनालिसिंग अ टाइम सीरीज। एक टाइम सीरीज की जब हम एनालिसिस करते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, इज टू प्लॉट द गिवन टाइम सीरीज ऑन अ ग्राफ। अब जो हमारे पास गिवन टाइम सीरीज यानी कि जो हमारे पास ये डाटा है उसे हमने क्या करना है, उसे हमने एक ग्राफ के ऊपर क्या करना है, हमने प्लॉट करना है। हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो टाइम दिया गया है, टाइम इंटरवल टी। अब देखिए हमारे पास टाइम यहाँ पर क्या है, 2001 से लेकर उसके बाद में हमारे पास क्या है 2004 तक, और ये हमारे पास क्या है क्वार्टर है। तो जो हमारे पास टाइम है उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हमने एक्स एक्सिस पर लेना है। एक्स एक्सिस हमारे पास कौन सा आता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है। तो जब हमने प्लॉट करना है, हमने क्या करना है, टाइम इंटरवल टी को हमने क्या करना है, अलोंग द एक्स एक्सिस लेना है। और कैसे लेना है, एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बारे में भी अभी आपको मैं बताता हूँ। और नेक्स्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, अब जो हमारे डाटा के अंदर ऑब्जर्वेशन है, हम इसे अलोंग द वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है, एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मैंने क्यों कहा है, अब देखें हमारे पास जो साल है, हमारे पास जो ईयर है 2001 है, 2002 है, 3 है या 4 है। अब हमारे पास अगर ईयर होगा तो उसके अंदर उसकी वैल्यूज होंगी, जाहिर बात है। यानी कि अब वैल्यूज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारे टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसलिए हमने क्या कहा कि हमारा जो ये वैल्यूज है, हमारे पास टाइम इंटरवल दिया गया है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर हम ले रहे हैं, और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर हम ले रहे हैं।
तो जब हमने इसे ग्राफ ये ड्रा किया, देखें अब मैंने हर एक के लिए 4 लाइंस लगाई हैं क्योंकि हर एक के 4 क्वार्टर हैं, तो 1 2 3 4, फिर ऐसे 1 2 3 4, फिर ऐसे 1 2 3 4, ऐसे मेरे पास 16 ये नीचे वैल्यूज आ गई, और ये मेरे पास क्या है टाइम, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया ऑब्जर्वेशंस को लिख दिया है। तो ये ग्राफ हमें बता क्या रहा है, क्या इसके जरिए हम कोई चीज़ बता सकते हैं? तो देखें पहली बात तो ये जो ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज डाटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हिस्टोरीग्राम। ठीक है, ये आपके लिए एक एमसीक्यूज का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कि ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज क्या होता है, वो हम कहेंगे हिस्टोरीग्राम, या हिस्टोरीग्राम किस चीज का ग्राफ होता है, वो टाइम सीरीज का ग्राफ होता है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये देखें अब सबसे पहले तो हमें ये चीज बता रहा है, अगर मैं इसी ग्राफ को देखूं तो देखें मेरे पास क्या है 2000, अगर मैं 1 की ही बात करूं तो मेरे पास उसमें 4 क्वार्टर है, तो वो ये यहाँ तक मेरे पास 4 क्वार्टर का डाटा पड़ा हुआ है यहाँ तक। तो वो मुझे ये बता रहा है, देखिए अगर मैं ग्राफ को ही देखूं तो वो कहता है कि पहले हमारे पास जो क्वार्टर है फर्स्ट क्वार्टर से जब वो सेकंड क्वार्टर की तरफ मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब वो थर्ड क्वार्टर की जानब जाता है तो उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन जब वो फोर्थ क्वार्टर की तरफ जा रहा है तो फिर उसमें क्या आ रही है, इंक्रीज आ रही है। ऐसे अब 2002 में अगर आप देख लें तो अब 2002 का डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो खत्म हो गया इसका। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डाटा है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और ये भी साथ आना था हमारे पास। चौथा पॉइंट है ये वाला। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ है, पहले जो डाटा है वो क्या है, डिक्रीज हुआ है, फिर उसने सेकंड क्वार्टर में इंक्रीज किया है, थर्ड में फिर डिक्रीज हुआ है, फोर्थ में फिर इंक्रीज हुआ है। और इस तरह आप इस वाले को भी देख सकते थे। अब देखें इसी तरह इस वाले को भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आप देखते हैं कि हर एक हमारे पास जो साल है उसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट में लो है, लेकिन सेकंड में उससे अबव जा रही है वैल्यू क्वार्टर में, थर्ड में उससे लो, फिर दोबारा नीचे आ जाती है, और फोर्थ में आगे चले जाती है। यानी कि इस तरह हम ग्राफ को देखते हुए भी यानी कि डाटा की वैल्यूज के बारे में कुछ बता सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है एक में क्वार्टर में, दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, कैसे जा रही है वैल्यूज। अब हम क्या इससे सिर्फ यही बता सकते थे कि इसके अलावा भी कुछ बता सकते हैं ग्राफ को देखते हुए? तो आप ग्राफ को देखते हुए कैसे भी बता सकते हैं कि ऑन द होल, यानी कि पूरे के पूरे अगर आप ग्राफ को देखते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आपके पास इंक्रीज ही आ रहे हैं। देखें अगर मैं इसे एक स्मूथ बना दूं थोड़ा सा कर्व, अगर मैं इसे ऐसे थोड़ा सा डॉटेड लाइन के जरिए ही चले ड्रा कर दूं, तो कोशिश की है मैं सेंटर से ही गुजारूं हर वैल्यू के। तो देखें अब ये क्या आ रहा है, एक इंक्रीज हमें बता रहा है कि ऑन द होल हमारे पास क्या आ रहा है, सेल्स में इंक्रीज ही आ रही है। तो इससे हम यानी कि अब ग्राफ के जरिए हम दो चीज़ें बता दी हैं। अब हमारे पास जब हम क्या करते हैं, जब हम तो एक चीज़ हमें यहाँ से क्या पता चल रही है, ये भी पता चल रही है कि जो हमारे इरेगुलरिटीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है, इरेगुलरिटीज़ क्या है हमारे पास, इरेगुलर वेरिएशन जो इसमें आ रही है, अगर मैं उसे क्या कर दूँ स्मूथ आउट करा दूँ। अब जैसे मैंने ये एक क्या किया है, एक हमारे पास एक लाइन मैंने आपके लिए बनाई है, एक जनरल मैंने आपको डायरेक्शन बताने के लिए। तो इसमें क्या कर रहा है, वो स्मूथ आउट कर रहा है जो हमारे पास इरेगुलरिटीज़ हैं उसमें। तो उससे हमें क्या पता चल सकता है, उससे हमें अगर हमारे पास ये आउट हो जाए, हम उसे निकाल दे, तो हम क्योंकि हम साल के लिहाज से कर रहे हैं तो एनुअल रेट के बारे में बता सकते हैं कि सेल कितनी एनुअल रेट के साथ इंक्रीज कर रही है। क्योंकि हमारा डाटा इंक्रीज कर रहा है तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ग्राफ के जरिए तीन चीज़ें बता रहे थे। एक, क्वार्टरली भी हमने बता दिया है कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में क्या होती है, लो होती है, थर्ड में आप, फिर फोर्थ में अपने पीक तक जा रही है हर वैल्यू। फिर ऐसे हमने क्या कहा, हमने कहा है कि हम इसे उसमें हम ये स्मूथ आउट करके भी बता सकते हैं कि इसमें अगर वेरिएशन कम हो जाए तो एनुअल रेट के किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा हम जनरल डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि वो इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब इसमें एक और चीज दे दें कि मिडल ऑफ द पीरियड क्या है, मिडल ऑफ द पीरियड इज टेकन टू रिप्रेजेंट किसके लिए, फॉर दैट पीरियड। अगर मेरे पास एक साल हो तो उसका मिडल पीरियड मेरे पास क्या होगा, उसका मिडल पीरियड मेरे पास होगा जून 30, और मेरे पास क्या होगा जुलाई 1।
तो जून 30 या जुलाई 1 जो मेरा क्या होगा, उसका मिडल पीरियड होगा मेरे पास। अगर मैं एक साल का ही डाटा लेता हूँ तो उसका मिडल पीरियड ये होगा। अगर मैं एक मंथ के लिहाज से देखूँ, अगर मैं मंथ के लिहाज से बात करता हूँ तो मेरे पास 15 डे जो होगा उसका मिडल होगा। अच्छा जी, मिडल को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या, अगर मेरे पास देखा, अगर मैं मीन ही निकालता था एक डाटा सेट का, तो उसके लिए मुझे क्या होती थी, मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए होती थी जैसे डाटा के लिए। तो ऐसे ये मेरे पास क्या कर रहा है, एक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आपने एक साल का डाटा लिया तो उसका आप मिडल ले सकते हैं, अगर आपने मंथ लिया तो उसका आप मिडल डे ले सकते हैं। अब आपको टाइम सीरीज के बारे में सारा कुछ पता चल गया है। अब हम टाइम सीरीज को क्योंकि हमने पीछे चैप्टर्स में किया है ना कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, अगर आपको कोई पूछ ही ले इंटरव्यू में कि इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज के दरमियान क्या फ़र्क है, तो आप क्या बताएंगे। अब हम देखते हैं इसका डिफरेंस क्या होता है। तो हम कंपैरिजन की बात करने लगे थे कि इन दोनों के दरमियान, टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर्स के दरमियान। तो पहले कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट के टाइम सीरीज डाटा को पीरियोडिक डाटा भी कहते हैं। यानी कि अगर आपको कभी एमसीक्यूज आ जाए कि टाइम सीरीज डाटा इज कॉल्ड, तो उसके बाद में आप वहाँ पर पीरियोडिक डाटा का आपके पास आंसर में हो, अगर एक क्वेश्चन यानी कि एक दिया गया हो आंसर कि पीरियोडिक डाटा है, दूसरा कोई क्रॉस सेक्शनल डाटा वगैरह वगैरह, तो आप उसमें पीरियोडिक डाटा को लिख सकते हैं कि ये वाला डाटा होता है, इसे टिक करेंगे आप। अब हमारे पास जो टाइम सीरीज होती है, इसमें हमने क्या कहा था कि ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज हिस्टोरीग्राम। जैसे कि अभी हमने हिस्टोरीग्राम बनाया था कि उसमें हमारे पास जो टाइम होता है वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने इंडेक्स नंबर का चैप्टर किया हो तो उसमें आपने कोई भी ग्राफ ड्रा नहीं किया होगा। तो इंडेक्स नंबर के लिए हमारे पास ग्राफ नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो टाइम सीरीज है उसके लिए ग्राफ होता है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि इसमें नो टाइम रिस्ट्रिक्शन है। इसमें क्या है, अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा पॉइंट्स बना दूं ऐसे, तो नो टाइम्स रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने डे के लिहाज से भी डाटा ले सकते हैं, आवर के लिहाज से भी ले सकते हैं, मंथ, क्वार्टर, ठीक है, इस तरह। लेकिन हमारे पास जो, अगर आप देखेंगे इंडेक्स नंबर, इसमें हम ईयर वाइज कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं 2001 का डाटा ले रहा हूँ तो उसे 2000 से कंपैरिजन कर रहा हूँ, या 190 वाले डाटा को 2000 के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। ईयर वाइज कंपैरिजन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको आवरली, वीकली, इस तरह का डाटा का कंपैरिजन नहीं मिलेगा। उसके बाद में आपके पास ये टाइम सीरीज डाटा को हम क्या कहते हैं, हम फोरकास्टिंग के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि टाइम सीरीज बनाइए तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी एक फोरकास्ट उसके मुताबिक बता सकते हैं कि इसका पैटर्न ये आ रहा है तो आगे ये चीज़ होगी इसमें। लेकिन हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया कि ईयर वाइज कंपैरिजन। अगर हमारे पास कोई ईयर दिया हो, अगर मेरे पास 2020 चल रहा है तो मैं उसे 2019 के साथ उसका कंपैरिजन करा सकता हूँ, या 2020 के साथ उसका कंपैरिजन करवा सकता हूँ। लेकिन ये आपको क्या है, ये आपको फोरकास्टिंग नहीं दे रहा है इसकी, यानी कि आपको सीरीज बना के तो नेक्स्ट ईयर के मुताबिक आपको कुछ नहीं बता रहा। तो टाइम सीरीज के अंदर आपको ये डिफरेंस, बिग डिफरेंस जो थे मैंने आपको बता दिए हैं, ये होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।